प्रशासन इसका मतलब पूरा हावी है। प्रशासन राजनीतिक पार्टियों की बात सुनता ही नहीं है। यहाँ क्या जब कोई आदमी मेयर होता है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि उसको जो है पावर्स दी जाए, लेकिन बस जब वो एमएलए एमपी बन जाता है तो उसको लगता है स्थानीय गवर्नमेंट। अब लखनऊ है, लखनऊ में 3 एमपी हैं लेकिन मेयर एक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, समय समय पे कांग्रेस की भी सरकार इतने साल रही, तब भी बात उठती रही है, हमने भी उठाई है। मैंने जो बताया ना कि जब आप मेयर होते हैं तो आपको लगता है पावर मिलनी चाहिए, जब आप एमएलए, वही व्यक्ति एमएलए एमपी हो जाता है तो उसको लगता है कि इनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी तो मेरी पावर। जब चंडीगढ़ को बनाया जा रहा था तब तो लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा था, आओ रहो आओ रहो आओ रहो। आउट ऑफ ऑल दी पार्टीज हम पार्टी लेवल से ऊपर उठ के आपका हम साथ देंगे, आप हमारे को साथ लेके जाइए, पर वो अकेले चले। तो जब तक शहर की राजनीतिक पार्टियां, चाहे हमारी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, वो एक राजनीति के रोटियां ना सेकें, मैं तो ये साफ कहता हूँ, अगर करने हम इकट्ठे होकर जाने को तैयार थे। और हम अलग सी मीटिंग है, मुझे बड़ा थ्रेट किया गया कि आप नहीं देख सकते इस बजट को। और जब मैंने जिद करके उस बजट को देखा तो 37 करोड़ का प्लान हेड था और 37 करोड़ का वो पैसा निकाला जो पैसा इन्होंने दबा रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं मंजीत सहदेव। आज हम एक बार फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह हावी है। कई मामले ऐसे हैं जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन अपने लेवल पर ही डिसीजन ले लेता है और उसमें राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां आम जनता के लिए भी वो कई मुद्दे जो है परेशानी का सबब बनते हैं, वहीं राजनीतिक पार्टी के नेता उस मामले को लेकर भी अपनी कई बार नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी से अरुण सूद जी हैं, पूर्व मेयर भी हैं और पूर्व प्रधान भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़े नेता हैं। उनका स्वागत है। अरुण जी, आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पूर्व मेयर और कांग्रेस की बड़ी नेता कमलेश जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, आप जी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत जी हमारे साथ हैं। दमन जी काउंसलर भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं बहुत बड़े। इन सब का दिन भर न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, क्या चंडीगढ़ में प्रशासन हावी है? राजनीतिक पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आम जनता को भी इससे परेशानी होती है। अरुण सूद जी, आपसे सबसे पहले सवाल है, पीछे मालिकाना हक को लेकर आपने बहुत बड़े पार्टी की ओर से दावे किए गए थे। मालिकाना हक जो है लागू कर दिया गया है, वो शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ गई है। बाद में ऐसा क्या हुआ, प्रशासन ने उसको रोक दिया या और भी कई मामले हैं जिनको लेकर चर्चा बनी रहती है भी प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों की उसमें बिल्कुल नहीं चल पाती है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब वो इशू हुआ था तो तब के जो गवर्नर से पुरोहित जी, मैं उनसे मिला था, तो उनको मैंने बताया था कि जितनी भी ये लगा हुआ 27-28 के करीब जो पुनर्वास की कॉलोनियाँ हैं, ये 80 से 90% तक बिक चुकी हैं और ये लोग जो हैं आज इन पे तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ये इन पे एक जो जब अलॉटमेंट क्लॉज था कि ये आगे बेचे नहीं जा सकते, लेकिन अब सच्चाई ये है कि बिक गए हैं। तो हमने उनसे मांग की थी कि बड़े लंबे समय से, कांग्रेस के भी जब एमपी रहे, हमारे भी रहे, सबने कहा था कि हम पुनर्वास को, ये एक जायज़ मांग थी। तो तब पुरोहित जी ने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर किया था कि सब कॉलोनियों का सर्वे जो है वो करके जो है वो स्टेटस जो है वो पता कीजिए क्या है पोजीशन। तो आपको याद होगा कि सब लोगों ने उस वक्त, हमने सब कॉलोनी वालों को बोला था कि आप लोग अपने कागज जो भी हैं, आपके पास जितने भी कागज हैं वो जमा कराइए और उसके बाद जो है एक निर्णय लिया जाएगा। अब उसमें पेच जो है वो 2 बार एक ही चीज पे फंसा है। सर्वे तो हो गया, प्रशासन, गवर्नर साहब ने ये भी इंटरवीन किया था कि हम इनको कर देते हैं, लेकिन ऑफिसर्स की तरफ से बात ये आई कि उनमें जो वायलेशंस हैं पहले वो रिमूव करनी पड़ेगी। अब वो वायलेशन, क्योंकि कई जगह 3 स्टोरी की जगह 4 और 5 तक बना दी है, वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के हिसाब से फिट नहीं बैठता। नहीं, यहाँ यही है, प्रशासन इसका मतलब पूरा हावी है। प्रशासन राजनीतिक पार्टियों की बात सुनता ही नहीं है। यहाँ क्या ऐसा नहीं है। एक मुद्दा तो आप कह रहे हैं प्रशासन के हावी होने का, एक जो आपने पुनर्वास का वो मालिकाना हक की बात की, मैं थोड़ा इसमें चंडीगढ़ के अलावा मैं पूरे देश भर की एक सिस्टम की बात करता हूँ। हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट है जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसके बाद स्टेट्स की लेजिस्लेशंस हैं, विधानसभाएं हैं, उनके पास लेजिस्लेशन की पावर है, और फिर नीचे कारपोरेशंस हैं, निगम
हैं ये काउंसिल्स हैं, 3 तरह के अलग अलग जो है नगर निगम के जो नीचे के सदन ये स्थानीय इकाइयां होती हैं, उनमें मेरा एक मैंने ये अनुभव किया है कि ना तो उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर है, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर है। जो पॉलिटिकल लोग वहां बैठे हैं, काउंसलर है, मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, जो रोजमर्रा की आपकी जरूरतें हैं, जैसे सफाई का काम हो गया, जैसे वाटर लॉगिंग का, रोड गलीज का काम हो गया, जैसे सीवर का हो गया, जैसे पेड़ों की प्रूनिंग का हो गया, पार्क्स का हो गया, स्टे एनिमल्स का हो गया, ये रोजमर्रा की चीजें जिनको आम आदमी रोज भुगतता है, वो जिस अथॉरिटी के पास है उनको मैनेज करना, उसके पास पावर्स नहीं है। ये सिर्फ चंडीगढ़ का मामला नहीं है, पूरे देश भर में जो है। मैं समझता हूँ कि शायद इसमें भी जब कोई आदमी मेयर होता है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि उसको जो है पावर्स दी जाए, लेकिन वह जब वो एमएलए एमपी बन जाता है तो उसको लगता है स्थानीय गवर्नमेंट का। अब लखनऊ है, लखनऊ में 3 एमपी हैं लेकिन मेयर एक है। तो इस कारण से ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसमें भी विल में भी कोई रहता है कि जो है जो स्थानीय गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये पावरफुल ना हो जाए। पर मेरा ऐसा विचार है कि जैसे यूरोप में, इवन चाइना में जो अनडेमोक्रेटिक है, वहां पे भी जो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पावरफुल होना चाहिए। नहीं, अब तो आपकी सरकार केंद्र में भी है, यहाँ स्टेट में भी आपका यहाँ सब सिस्टम है, तो ये क्यों बदलाव क्यों नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ समय समय पे कांग्रेस की भी सरकार इतने साल रही है, तब भी बात उठती रही है, हमने भी उठाई है। मैंने जो बताया ना कि जब आप मेयर होते हैं तो आपको लगता है पावर मिलनी चाहिए, जब आप एमएलए, वही व्यक्ति एमएलए एमपी हो जाता है तो उसको लगता है कि इनकी पावरें ज्यादा हो जाएगी तो मेरी पावरें कम। नहीं, आप क्या इसका मतलब अफसरशाही हावी है? अफसरशाही का इसमें विषय नहीं है। इसमें अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में तो जो लोग एमपी चुन के आते हैं या विधानसभा में जो एमएलए चुन के आते हैं वही कानून बनाते हैं। मैंने कहा आज देश में इस चीज की बहस शुरू होनी चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो है वो करती हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहिए। तो ये विषय चंडीगढ़ का नहीं है, चंडीगढ़ का एक अलग विषय है। वो सारी यूनियन टेरिटरीज का कि ब्यूरोक्रेसी की हाई हेडेडनेस है, ब्यूरोक्रेसी के पास जो सारा कंट्रोल है, ये भी एक इशू है। कमलेश जी, आपसे करेंगे, आपके एमपी पवन बांसल जी रहे हैं, उनका बहुत यहाँ इशू चलता है, अभी मेरी कोई सुनता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी सुनता नहीं, यही बात आती रही है। क्या वाकई यहाँ पे चंडीगढ़ में प्रशासन हावी है? कई मुद्दे हैं, चाहे वो लीज टू फ्री होल्ड हो या और कई मामले हैं, वो अभी तक विचाराधीन है, पेंडिंग है, इशू नहीं बन पाए हैं। क्या अभी भी अफसरशाही हावी चली रही है? आप मानते हो इस बात को? देखो, अफसरशाही तो चंडीगढ़ में अधिकारी हैं, अधिकारियों का शहर है, अधिकारियों का काम ही अधिकार जमाना है, वो अधिकार जमा रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने समय समय पर अपनी बात रखते हैं और कई बातें उनकी मानी भी जाती हैं। अब आपने जैसे रिहेबिलिटेशन की बात करी है ना, तो रिहेबिलिटेशन में जब पवन बंसल जी थे तो उनके टाइम पे क्या हुआ कि जैसे लोगों को जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनके अंदर लोगों ने छोटे छोटे काम कर रखे थे, है ना, चाहे वो दर्जी का काम है, चाहे वो करियाने का काम है, चाहे वो टक शॉप छोटे मोटे कुछ भी है। तो ऐसे कोई 17 ट्रेड थे जो पवन बंसल ने अपने टाइम पे उसमें अप्रूव करवाए ताकि लोग जो रोज़गार कर रहे हैं अपने घर में वो कर सकें, क्योंकि रोज़गार अगर वैसे नहीं है तो लोग स्वयं रोज़गार तो कर सकते हैं ना। तो उसके एक स्कीम भी है, तो उसके तहत वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो वो उसमें 17 में से मेरे ख्याल 14 आइटम जो थी वो प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड ने अलाउ भी करी थी करने के लिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनियाँ जो पहले वाली है और जो अब हुई है उनमें अंतर है। जो पहले रिहेबिलिटेशन हुई है कॉलोनियाँ वो चंडीगढ़ को बसाने के लिए आए थे, वो लोगों को बुलाया गया था चंडीगढ़ को बसाने के लिए। फिर जब वो काम ख़त्म हुआ तो तब कैरो साहब होते थे, उन्होंने कहा था इसको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती रहेगी, फिर कहाँ से लोग आएंगे, इनको आउटर एरिया में इनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। तो उन्हीं लोगों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया। लेकिन जब वो लोग रह रहे थे यहाँ पर, बेशक काम करने के लिए आए थे, रह रहे थे, लेकिन वो उस जहाँ पर रह रहे थे उसका रेंट देते थे 1-1 रुपया 1.5 रुपया। वो कब्जाई लोग नहीं थे, मतलब रेंट पे लोग रहते थे। तो उस जब चंडीगढ़ को बनाया जा रहा था तब तो लोगों को इन्वाइट भी किया जा रहा था, आओ रहो आओ रहो आओ रहो। तब इन लोगों को मकान दिए गए, कोई तब जरूरत थी, चंडीगढ़ को जरूरत थी जब इनको बसाया गया, ठीक है। तो उसके बाद इनको 3-3 हज़ार का लोन भी दिया गया कि भाई आप लोग अपना घर बना लो इसमें। पर वो बेचारे सीधे साधे लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको ये नहीं पता 3 हज़ार में हम लोग 21 सेक्टर के अंदर कोठी ना खरीद लें। उन दिनों उसकी कीमत इतनी थी कि वो कोठी भी खरीद सकते थे, लेकिन नहीं,
नहीं समझती बेचारों को। मतलब उस समय ये कह लो कि एक किस्म का शोषण ही था, अगर उनको पता होता तो फिर वो कोठियाँ दे देते उनको, पर उनको उसमें रखा गया, उसके एवज में उनकी जो कीमत रखी गई वो कब की पूरी होगी। एक आप तो मेरा ये आप मेयर भी रहे हो, मेयर के टाइम आपने एडमिनिस्ट्रेशन से आपका तालमेल भी रहा है, क्या प्रशासन में मेयर की उतनी भी बात सुनवाई होती थी? जो बातें, कई मामले जो होते हैं उनमें प्रशासन से में आपसे कोई फ़ायदा मिलता? मुझे ये लगता है कि जो अधिकारी होते हैं और जो गवर्नर होता है, वो अगर एक साइड की सुन के चलेंगे तो वो गवर्नर भी फेल है और सिस्टम सारा फेल हो जाता है। गवर्नर को भी चाहिए कि जब वो किसी भी चीज़ पे फैसला ले, उससे पहले वो दोनों तरफ बात करें, अधिकारियों से भी। क्योंकि मैंने एक बारी बात हुई थी, रोड्रिक्स जी आए थे जब, तो तब मैंने उनको यही कहा था, मैं कहा देखो होता क्या है कि अधिकारी हमेशा अपना ही शिकंजा सा बना के रखते हैं उसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर, और उसके बाद वो पब्लिक से मिलना उनका कम होता है, जिसकी वजह से उनको सही फीडबैक उन तक नहीं आती है, जिसकी वजह से जो फैसला है वो गलत हो जाता है, पब्लिक के हित में नहीं जाता है। नहीं, आप मानते हो अभी सरकार जो अधिकारी चंडीगढ़ होते में हाँ, अधिकारियों का दबदबा अभी है, मर्जी करते हैं। पर अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो दबदबा है उनका, फॉर एग्जांपल जब इनके टाइम पे कॉलोनियों में प्रॉपर्टी टैक्स लगा, और वो भी वो लगा दिया जब लगा था, शहर में जब लगा था उस टाइम का इकट्ठा करके उन पे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा कॉलोनियों को नोटिस भेज दिया गया, जबकि किसी हाउस में पास नहीं हुआ। पर किस तरह से इन्होंने वहाँ से लगा के भेज दिया प्रॉपर्टी टैक्स, और विद प्लेंटी। तो फिर हम गए एडवाइज़र के पास गए कि भी ये बताओ कि इन लोगों, आपने प्लेंटी लगाई है इन लोगों पर, बताओ किस वजह से लगाई? क्या आपने इनसे पैसा मांगा था जो आप इस पर प्लेंटी लगा रहे हो? जब आपने पैसा मांगा ही नहीं तो प्लेंटी किस चीज़ की भाई? और ये पास कब हुआ? जो आपने ये भेजा हमें, ये पास कब हुआ? कहीं पास नहीं हुआ, आपने तो ज़बरदस्ती लगा दिया, इसको बिना पास किए आपने हम पे इम्पोज कर दिया, और वो विद प्लेंटी। अगर आप ऐसा लगाएंगे तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी। हम 8-10 लोग गए थे एडवाइज़र को मिलने, फिर उसी टाइम एडवाइज़र ने जो कमिश्नर थी उसको बोला कि ये लोग तो ये बोल रहे हैं, शायद हो सकता है ये लोग भी उनको मिसगाइड करते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो वही ना, अपने काम के लिए अगर हाई कोर्ट में आपको जाना पड़े, हाँ, तो मतलब ये तो इतनी नुमाइंदगी हासिल करने का नहीं, पर हमें गए नहीं, हम गए नहीं, क्या? लेकिन उनको हम लोगों ने कन्वेंस किया भाई, पूरे कागज आगे पीछे के सब लेके डिटेल लेके गए, ये रखे कागज सारे, आप बताओ हम लोग कहाँ पर गलत है। फिर उन्होंने उसको वापस लिया, जो प्लेंटी वगैरह लगा रखी थी, 60-60 हज़ार रुपया लोगों को उन्होंने लगा दिया था, तो वो जो नॉमिनल था। अब ये तो हाउस को चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब ये पास हुआ था तब उनको कॉलोनियों को छूट दी गई थी, लेकिन बाद में चोरी छिपे लगा दिया गया, गलत था। दमनप्रीत जी, आपसे ले लेते हैं, यहाँ म्युनिसिपल एक्ट, पंजाब का एक्ट लागू होता है चंडीगढ़ में, पंजाब में आपकी सरकार है, आपका वहाँ पे प्रशासन है, यहाँ भी देखा गया पीछे हाउस टैक्स का जो मामला आया, उसमें भी आपने देखा किस तरह प्रशासन ने अपने लेवल पे इसको लागू कर दिया गया। अफसरशाही हावी पूरी तरह से है, बहुत बड़ा रेशो पंजाब के अफसर का यहाँ पे है, उसमें भी आपका पूरा योगदान हो सकता है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अभी ये क्या? देखिए, अभी बात चल रही है हाउस टैक्स की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हाउस टैक्स एजेंडा बनाकर हमारे मेयर साहबा लेकर आए, अगर उसे वो ना लाते तो शायद प्रशासन आज इसके ऊपर, क्योंकि उनके पास एक्ट में प्रावधान है कि जो हाउस में एजेंडा रिजेक्ट हो जाता है तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उस पर अपनी विचार रख सकता है, उसको लागू कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आज का अफसर है चंडीगढ़ में, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो हरियाणा में से है, चाहे किसी भी कैडर में से है, वो यहाँ पर अपनी अफसरशाही के लिए आते हैं, 3-3 साल के लिए चंडीगढ़ के ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि यहाँ पर वो ये देखते हैं कि कोई भी पार्टी का जो एक नुमाइंदा है, या चाहे हमारे मेयर साहब हैं, हमने उनको बड़े प्यार से हाउस में बोला था, मेयर साहबा हमारी आउट ऑफ ऑल दी पार्टीज, हम पार्टी लेवल से ऊपर उठ के आपका हम साथ देंगे, आप हमारे को साथ लेके जाइए गवर्नर साहब के पास। पर वो अकेले चलेगी। तो जब तक शहर की राजनीतिक पार्टियां, चाहे हमारी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, वो एक राजनीति के रोटियां ना सेकें, मैं तो ये साफ कहता हूँ, अगर करना है हम इकट्ठे होके जाने को तैयार थे, और हम
मेयर साहबा को बोला था। और इससे पहले अनूप गुप्ता जी जब मेयर थे तब उनको भी हमने बोला था एक काम पे, जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शहर में जो सेल परचेज को बंद करवा दिया था, तो स्पेशल हम वहाँ गवर्नर साहब के जो ऑफिस है वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर अनूप गुप्ता जी ने अपने सभी पार्षदों के साथ आना था, पर वो नहीं आए, क्योंकि वो शहर के जो नुमाइंदे हैं, जो लोगों ने चुन चुन करके अपने अपने एरिया में से अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे भेजे हैं, वो नुमाइंदगी जब शहर की एक काम के लिए जो एक सभी उसी हित में है। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि शहर के लोगों पर बोझ टैक्स का ना पड़े, और इनकी पार्टी भी यही चाहती है कि टैक्स का बोझ, तो सारी तो इकट्ठे होकर क्यों नहीं वो लड़ाई लड़ते। इस मेन कारण ये भी है कि अफसर हमारे ऊपर बहुत हैवी हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो किसी मर्जी कैडर के हों। कारण ये है कि अगर लोगों का काम करना है तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए हमारा, हमने करना, और हम आपके साथ हैं। अगर आज हम सत्ता में हैं तो हमारे साथ, हम आपको साथ लेके चलने को तैयार हैं, हम कांग्रेस को साथ लेकर चलने को तैयार हैं अगर आज आज हम सत्ता में हैं। तो कारण ये है कि हमें पहले आपस में जनता की आवाज़ एकजुट होकर के बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर मैं कॉरपोरेशन में हम सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं, लोगों के फैसले अलग अलग एजेंडों पे बात करते हैं, विचार करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक मत होता है, क्योंकि हम लोगों के हित के लिए सभी लोगों के जो नुमाइंदे वहाँ पर इकट्ठे हैं वो उनके लिए बात करने आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर शहर का कोई हित के लिए काम करना है तो सभी पार्टी को इकट्ठे होकर के, चाहे गवर्नर साहब के पास जाएं, चाहे जहां मर्जी जाएं, क्योंकि देखा जाए अगर प्रॉपर्टी टैक्स अब ये जो नहीं जाते भी हैं तो सुनवाई कहाँ होती है, वहाँ आपकी बात मानी कहाँ गई आज तक? नहीं, मैं इतने इकट्ठे होकर लीडर गए हैं, इकट्ठे होके नहीं गए जी, की इकट्ठे होके नहीं गए जी, क्या कोई इकट्ठे रोल बैक हुआ जे आज तक? हुक्का कानून जो जे पास हो गया जे है। सारे इकट्ठे होके गवर्नर हाउस ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਦੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਧਰਨਾ ਸੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਫਸਟ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਟ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ। सूद साहब, भाजपा के पार्षदों को रिजाइन करने की जरूरत पड़ गई मुद्दे को लेके आज, इसका मतलब बिल्कुल सुनवाई नहीं है, आप पर हाईकमांड से भी बातचीत हुई होगी तभी ये फैसला लिया कि भी आप रिजाइन कर दो जाके, इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये कभी फैसला नहीं हुआ कि रिजाइन करेंगे। ये अखबारों में एक खबर छपी थी। प्रधान जी आपने उन्होंने स्पष्ट कहा। नहीं, प्रधान जी ने जो कहा होगा उस मीटिंग में ये कभी डिसीजन नहीं हुआ, जो मैंने काउंसलरों से भी बात की है। प्रधान जी को जब उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा करोश था काउंसलर्स में। बात तो देखिए, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको जब फेस करना है, आप ग्रेजुअल इंक्रीज कीजिए टैक्स को, 3 फोल्ड 2 फोल्ड करना ये वाजिब नहीं है। उसमें सिंपल जो चीज़ एक अभी दमन जी ने कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ चीज़ों पे राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी दल से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी 10 साल काउंसलर रहा हूँ, मेयर रहा हूँ, कमलेश जी भी रही हैं, दमन जी अभी लोगों के प्रतिनिधि हैं। हमें कुछ मुद्दों पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, शहर का विचार करना चाहिए। अब इन्होंने एक बात कही कि मेयर को वो एजेंडा ही नहीं लाना चाहिए। मैं पेशे से वकील भी हूँ और मेरा तजर्बा भी है कारपोरेशन का। कारपोरेशन का जो कंडक्ट और प्रोसीजर रूल्स हैं इस एक्ट के तहत, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उसकी आई हुई लेटर को जर्नल हाउस बाध्य है रखने को। तो जब उनकी तरफ से लेटर प्रपोजल आएगा तो वो मेयर को रखना पड़ेगा। अब करना ये क्या चाहिए था, टैक्स, हाउस टैक्स लगा पहले नॉमिनल 1 रुपया, 15 साल तक कांग्रेस के मेयर रहे, टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं। हाउस टैक्स छोड़ दीजिए, आप किसी भी टैक्स में, पानी के बिलों में भी 150 करोड़ रुपए के घाटे से कारपोरेशन जो है पानी का डिपार्टमेंट चलाती रही। 2017 में हमने पहली बार उसको थोड़ा सा रैशनल बढ़ाया, बहुत बड़ा एतराज नहीं हुआ क्योंकि एक नॉमिनल था। अब कारपोरेशन आज बैंकरप्ट है, टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे, और जनता भी ऐसा कोई नहीं है कि एक आप ग्रेजुअल इंक्रीज कीजिए। 2017 के बाद फिर से नहीं बढ़ता, और आप 2025 में 3 फोल्ड और 2 फोल्ड जो है कमर्शियल और 3 फोल्ड जो है रेजिडेंशियल कर देते हैं। अब वहाँ करना ये चाहिए था, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स ने कहा कि बिल्कुल नहीं लगने देना, तो वो एजेंडा रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी हाउस में मेजोरिटी नहीं है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसिलर अगर मेयर बनाने के लिए मेयर है majority तो- बना लेते हो कहते वो ठीक है, वो सब चीजें हैं राजनीति में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन वहां पास करने के लिए हाउस में उस वक्त हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। तो उस वक्त भी अगर मान लीजिए 5% का आप इंक्रीज दे देते तो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ये सिग्नल चला जाता कि फॉल्स नहीं देना, बिल्कुल रिजेक्ट करना ये भी गलत था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज में ये कमी रही है। अभी दूसरी बात आपने कही कि अभी गवर्नर की इनकी पार्टी, गवर्नर किसी पार्टी के नहीं होते, कांग्रेस भी गवर्नर लगाती रही है, राष्ट्रपति भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी होते हैं, गवर्नर पॉलिटिकल से या जुडिशरी से या डिफेंस से भी होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। और आज वो गवर्नर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ है, उनको देखना है कि शहर को कैसे चलाना है। जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि पंचकूला और जो मोहाली है वहां का जो हाउस टैक्स है वो कई गुना है चंडीगढ़ से, और आप ग्रेजुअली कई कई सालों तक नहीं बढ़ाएंगे तो कारपोरेशन कैसे चलेगी। जब उनसे उनसे पैसे मांगने गए थे मेयर या हमारे सारे काउंसलर्स, तो उन्होंने यही बात कही कि आपकी इनकम का भी कोई सोर्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को विचार करना चाहिए, और कोई भी इस चीज पे अब धरना देना ये कोई हल नहीं है। आप किसी भी चीज को, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने अपने लोगों के कामों के लिए, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप बातचीत से अपने आप को, आप अपना लॉजिक देके उस चीज को कन्विंस कीजिए। बहुत सारे काम है, मैं आपको गिना सकता हूँ कि कितने काम हुए हैं। अभी मैं एक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, उनको कोर्ट में गए थे, नहीं मिला रिलीफ क्योंकि लॉजिकल नहीं था। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जायज बात को जायज ठहराएं। वहाँ भी आपकी जो अपने विरोध किया हाउस टैक्स का 1% वापस करके 6% लगा के 1% वापस हो गया, तो नहीं नहीं 6% नहीं भाई साहब, हाउस टैक्स जो था वो 3 गुना किया गया। बाद में हम जो 11 मेयर मिले थे, जिसमें 10 बीजेपी के थे सिटिंग मेयर थे और एक आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप जी थे, उन्होंने पिछले 10-12 साल के मेयर बुलाए थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे पास जो प्रपोजल आई थी कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल दोनों में 3-3 गुना और हर साल बढ़ना टैक्स, तो उन्होंने हर साल बढ़ा तो खुद ही गवर्नर साहब ने रिजेक्ट किया कि अभी इसको बाद में देखेंगे कब बढ़ाना। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जो है, हमारे कहने पे उन्होंने वो 3 गुना की जगह कमर्शियल जो रेजिडेंशियल था वो 2 गुना किया, और जो कमर्शियल था जो 2 गुना हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ रिलीफ दिया। मैं वही तो कहता हूँ कि जब आपके हाथ में वो ताकत थी तब आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये भी गलत था। और जब उनके हाथ में वो ताकत है तो कुछ चीजें कुछ तो कन्विंस करके लाए। पर मैंने उनको एक सुझाव दिया था, महंगाई बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, लोगों के वेतन भी बढ़ते हैं, उस हिसाब से शहर में ग्रेजुअली हाउस टैक्स बढ़ना चाहिए, एकदम से कई फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड ये नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए 3 साल बाद अभी के इंटरवल रख सकते हैं आप, 20%, 30%, 40% बढ़ाइए, अब 5 साल का इंटरवल रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जिस प्रकार से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके हिसाब से, और लोग रेडी है इसके लिए। मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमें ये दुख देता है कि जब एक साथ कई गुना बढ़ा देते हैं। नहीं काम भी तो शहर के देखो, आप सड़कें देख लो, पानी की समस्या देख लो, 24 घंटे पानी की सुविधा की बात की जा रही थी, आज वहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है, ये भी इशू चल रहा है बहुत बड़ा वहाँ पे मनी माजरा में, आप वो भी देख सकते हो। तो मुद्दे, मेरा कहने का मतलब है सरकार के जो अफसर हैं वो पब्लिक के काम को कब देखेंगे? क्या नुमाइंदे जो हैं वो सरकार से काम करवा पाएंगे, चाहे वो रूलिंग है चाहे अपोजिशन है? किसी की भी सुनवाई चंडीगढ़ में नहीं हो रही जो देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जी। मैं जब मेयर था तो 29 MJD पानी का 5-6 फेस का, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर बादल साहब से और हरियाणा में मनोहर जी बन गए थे, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस ने नहीं किया था। मैं वो दोनों NOC लेके आया जो असंभव था, और 300 करोड़ रुपया अरुण जेटली जी से हम लोग जो है स्पेशल ग्रांट लेके आए, और आज 29 MJD पानी जो है वो शहर में 2019 में आ गया, 2016 में नींव पत्थर रखा था। आपने मनी माजरा की बात की, मनी माजरा एक पायलट प्रोजेक्ट था, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जहां आपने सारी पाइपलाइन चेंज करनी है, यहाँ आपने सब करना है, तो उसमें फेलियर्स रहते हैं और टीथिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं जो शुरू में चीजें होती हैं। आज मुझे बता दीजिए 2019 से पहले, आपको याद होगा, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े देर से चंडीगढ़ में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हर गर्मियों में टैंकरों से पानी सप्लाई होता था सारे शहर में, और तीसरी मंजिल तक तो पानी पहुंचना असंभव होता था। आज मुझे, अब गर्मियां आने वाली, मुझे बता दीजिए पिछले 2019 से लेके अब तक वहां तो प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं जानकारी मनी माजरा में कितने टैंकरों से सप्लाई हो रही,
लेकिन पूरे शहर में गर्मियों अब टैंकरों से सप्लाई नहीं होती, पाइपलाइन से सप्लाई होती। ऐसा नहीं है सूद साहब, शायद आपके जहाँ इस इलाके में रह रहे हो वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भी शहर में टैंकरों से सप्लाई ना हो रही है, क्योंकि गर्मियों में प्रॉब्लम आती है। और ये जो बता रहे हैं कि जो पंजाब से जो 1 से लेके 4 फेज तक कांग्रेस के टाइम पे ही आए हैं। नहीं जी, हाँ जी, तब कारपोरेशन बनी भी नहीं थी, तब नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है सूद साहब, आप देख लीजिएगा। हमारे हम खुद गए हैं वहाँ पर जाके, मैं खुद विजिट करके आई थी, वहाँ पर हुआ था कसौली नेटवर्क से। 3, 4 है वो 92 तक पूरा हो गया था, कारपोरेशन एग्जिस्टेंस 96 में आई है। कोई पानी का काम जो है वो बीजेपी ने किया, बीजेपी वक्त। देखो, अगर आप ऑफिशियली रिकॉर्ड निकलवाओगे पता लग जाएगा। हमारे कांग्रेस के टाइम पे हमने करा है जी, हमने कहा है, हम खुद जाकर आए थे, है ना, ये 4th 5th फेज के लिए हम लोगों ने खुद बड़ी एक्सरसाइज करी। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, किसके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड निकालो होगा। एक और बात है, जब से मतलब कि बीजेपी की कॉरपोरेशन आई है, अब आप बताइए, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, ठीक है, सीवर सेस बढ़ा, ठीक है, गार्बेज सेस लगा, ठीक है, काउ सेस लगा। गार्बेज सेस बढ़ा तो गार्बेज सब जगह फैला हुआ है, काउ सेस लगा तो काउ सब जगह फैली हुई हैं। मुझे बताओ ये पैसा कहाँ जा रहा है? और जो पहले जो कॉरपोरेशन के अपने सड़कों के एम्प्लॉई होते थे, पैच लगाने वाले, आज पूरे शहर में कहीं पैच ही नहीं लगता है। जब बनती है तो सड़क ही बनती है। वो पैच वाले जो एम्प्लॉई थे वो कहाँ है? सड़कों पे कहीं नज़र नहीं आते। जाके मैं फॉर एग्जाम्पल रामदुरा बताऊँ, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, जगह जगह गाय हैं, जगह जगह गंदगी है। कहाँ है वो सब? इनकी लेबर कहाँ जाती है? नहीं नज़र आती है। और जो इतना सेस लगाने के बावजूद भी, अभी आप मानेंगे, अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, कूड़े का एक घर का कितना आ सकता है टैक्स? 1100 रुपया, पूरे मोहल्ले का ही 1100 रुपया एवरेज। मतलब ये क्या है? मतलब कुछ भी है कि क्या धक्काशाही है ये? नुमाइंदों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो चीज़ें जो बढ़ रही हैं, लगातार आ रही हैं, इस पे सभी पार्टी को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। काम करना, जब डेवलपमेंट के कार्य होंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी वैसे वैसे खर्चे भी ज़्यादा होंगे। चाहे कॉर्पोरेशन, हम अपने घर की बात कर लेते हैं, अगर हम घर पे महंगाई बढ़ रही है तो राशन भी महंगा हो रहा है, हर चीज़। इसी तरह कॉर्पोरेशन के भी खर्चे बढ़ते हैं। पर कॉर्पोरेशन के पास जितने भी महकमे हैं वो सारे, अभी इन्होंने सूद साहब ने बताया था, जो रोजमर्रा के हम सुविधाएं लोकल जनता को दी जाती है, चाहे रोड गली साफ करानी हो, चाहे कूड़ा उठाना हो, चाहे पेवर ब्लॉक हो, चाहे कोई भी पार्क हो, किसी भी तरीके का काम हो। बट कॉर्पोरेशन के पास इनकम का ऐसा कोई महकमा नहीं है, वो सारे महकमे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास रखे हैं। अगर हम दिल्ली फाइनेंस, ये कूड़ा है, आप बताइए, जो कूड़े वाले अगर 1996 से कॉर्पोरेशन बनी है, तब से महकमे आपके पास ही हैं, चलता आ रहा था सारा कुछ। नहीं, मैं आज एक साल में ऐसा क्या हो गया? वही मैं बता रहा हूँ कि जब देखो, मैं तो अभी काउंसलर होंद में अब आया हूँ, तो पुरानी बातों का मैं जिक्र नहीं कर सकता भी इन्होंने क्या करा और उन्होंने। मैं तो अब जिस सिचुएशन में मैंने कॉर्पोरेशन में कदर रखा, मैं तो उस सिचुएशन में आपको बता सकता हूँ कि जैसे अब सड़कों का बुरा हाल है। अब दिल्ली फाइनेंस कमीशन कहती है सड़कों का जो RLA का पैसा है उसमें 30% कॉर्पोरेशन को दिया जाए। वो क्यों नहीं आज सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को दे रही? हम वही पैसा हम सड़कों पे लगाएंगे। दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने जब यहाँ पर विजिट करा था, उसमें एक बड़ा कुछ लिखा था। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें अगर वो लागू हो जाए ना, तो शायद हमारी कॉर्पोरेशन को चंडीगढ़ की जनता पे इतना टैक्स का बोझ ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो पैसा रेगुलर हमारे जो हम लोगों को सर्विस देते हैं। अब कई महकमे जैसे रोड गलियां हैं, चाहे पेवर ब्लॉक है, आज की डेट में इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अगर किसी, अभी मैम ने बोला कि लेबर कहाँ है, मैडम हम बतौर काउंसलर हम फोन कर देते हैं ना कि यहाँ पेवर पैच लगना, तो माल नहीं है स्टोर में, बिल्कुल माल नहीं है। इतनी बुरी हालत आज हो चुकी है। इसमें एक कारण ये भी है, देखो दमन जी, कि जो हमारे अधिकारी हैं, देखो काउंसलर टेक्निकल नहीं है, इस बात को आप मानेंगे? बिल्कुल टेक्निकल है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किस लिए टेक्निकल है? काउंसलर्स पहले नहीं था, पैसा आ रहा है इनके पास। हमारे टाइम पे पैसा नहीं होता था, काउंसलर्स नहीं लगा था, फिर भी हमने सारे गायें हमने गौशाला में भेजी, चंडीगढ़ को उनसे फ्री करा। हमारे टाइम पे गार्बेज सेस भी इतना नहीं था लगा, तो उसका शहर को 1 नंबर पे लाते थे हम, ठीक है। और उसके बाद कोई एम्प्लॉय का नहीं, कोई खर्चा नहीं। आज बताओ, सीवरेज वाले बेचारे मेरे पर रोते हैं, 4-4 महीने से, जिनकी 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होएगी, 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही। आप बताओ बेचारे अपना घर परिवार कैसे चला रहे हैं? जिससे उधार ले रहे हैं वो भी उनको उधार नहीं दे रहा है। हम तो जब कॉर्पोरेशन से निकले थे, हमने 500 करोड़ की FD रखी थी। मैं आपको बता दूं, जब मैं मेयर बनी 2004 में,
तब मेरा बजट था सिर्फ 37 करोड़ रुपया शहर का। नहीं, इसका मतलब मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग मोनि- जैसे मॉनिटरिंग प्रधान और जो प्लस बीजेपी उनको- के थे उन्होंने भी कहा मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी जरूरत है, बजट जो इनका आता है काम- उसके ऊपर मॉनिटरिंग जरूरी है। क्या इस बात से सहमत है सूसा पर? क्या नहीं नहीं, मॉनिटरिंग तो मैं किस सेंस में आप कहते हैं मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मुझे वो नहीं है, लेकिन मेरा एक सिर्फ सिंपल ये मानना है। नंबर एक तो मैंने कहा कि कोई भी इस बात के विरोध में नहीं होगा कि टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, टैक्सेस ग्रेजुअली लगने चाहिए, एकदम से कई फोल्ड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात अभी आ रही थी, मैं कई इश्यूज हैं, मैं आज विषय वैसे आपका राजनीतिक विषय नहीं था, नहीं, राजनीतिक वाली को नहीं, हम तो पर ये लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जैसे काउसेस है, काउसेस जो है सिर्फ वो पैसा होता है जो जिस सेस वो होता है, जिस जिस काम के लिए इकट्ठा किया जाता है उसी पे खर्च होता है, वो कहीं और नहीं खर्च हो सकता। तो अभी कमलेश जी ने कहा कि हमारे वक्त में सब गायें जो हैं वो अपना गौशाला में रखते थे। नहीं, हम छोड़कर आए थे बाहर। ये हिमाचल छोड़ आते थे, पहाड़ से गिर के मर जाती थी गाय। हिमाचल नहीं, ये फैक्ट है, चलो ये आप कुछ ही फैक्ट है, बोलो। ये फैक्ट है। और फैक्ट नहीं है, कितने सारी मर गई, आदमी आपका मतलब ये थोड़ी ना है। कितने आदमी कांग्रेस के वक्त और में आज स्प्रे एनिमल्स के कारण से मरे थे, ये भी फैक्ट है। और उसके बाद ये 2016 के बाद कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। चलो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मेरा सिर्फ मानना ये है, नंबर एक जो विषय आया है अभी प्रशासन के साथ, जो एक विषय फाइनेंसेस का आया कि अभी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब पिछले साल जो है 2024 में आम आदमी कांग्रेस इंडी गठबंधन के मेयर थे कुलदीप जी, और जब 2025 में बबला जी मेयर बने हैं, तो आप जानते हैं कारपोरेशन के अकाउंट में कितना पैसा था जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया? 86,000 रुपये, 86,000 रुपया सिर्फ तनख्वाहें देने के। अब पैसे कोई कहाँ से लाए जाए? उसके कारण से ये जो टैक्स की भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं बता देता हूँ, एक साल में बैंकक्रप्ट नहीं हुई अपना कारपोरेशन। अब कारपोरेशन को बड़े लगभग 30 साल और 28-29 साल पूरे हो गए, 29वां साल चल रहा है। बहुत सारे काम डेवलपमेंट के हो गए हैं, अब मेंटेनेंस के काम ज्यादा रहते हैं। नहीं, यहाँ भी देखो सारे आपके मेयर जाके मिले हैं पैसे फंड लेने के लिए, गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, दिल्ली होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके आए, तो नतीजा मैं बता रहा हूँ, नतीजा बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं पहले कारण बता दूं आपको बैंकरप्सी का। तो क्या हुआ, मेरे वार्ड में भी मैं देख रहा था, मैं घर के बाहर निकला हूं तो पार्क के बाहर जो पुराने पेवर लगे हुए हैं वो उठा के नबे पेवर और कोबल स्टोन, और उनको कोई सिस्टम से नहीं लगाया, वो खड़े, पैसा पानी की तरह बहाया गया पेवर ब्लॉक्स पे। आप ये फैक्ट चेक कर लें कितने करोड़ों के एजेंडे पास हुए। ऐसा भी कहा गया कि स्मार्ट सिटी के उसमें भी पैसा डिवर्ट हुआ उस वक्त। नहीं, वो आपके भी काउंसलर थे उस वक्त, ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें अब एजेंडे पास होते हैं, इनकी मेजोरिटी थी जो करते थे, हमें तो उठा के बाहर फेंक देते थे। अभी 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 चीजें 3 अभी- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ बात ਦੇ पूरी ਮੇਅਰ कर रहा हूं। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? इसी साल की बात कर रहा हूँ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ मैं जनता 2024 की बात कर रहा हूँ, उससे चंडीगढ़ पहले की- की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अभी कहा आपने सैनिटेशन का उन्होंने देखने की हालत ऐसा क्या है नहीं इन्होंने? देखा भी ऐसा हो रहा है, एजेंडा अगर पास कर सकते हैं अफसर तो उसमें भी एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, भी इतना पैसा क्यों खर्च नहीं, मैं थोड़ा बता वहाँ क्यों नहीं है? मैं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਏਜੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੇਵਰ ਬਲੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੇਵਰ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੇਵਰ ਸਭ ਦੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਪੇਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਸਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਵਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੇਵਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਹੈ,
48%। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल मैं कह रहा करनी चाहिए। ये थोड़ा हो गया भी तुसी प्रशासन जे कोई इलेक्टेड काउंसलर है नहीं, वो क्या वो अपने गलत हाथ से काम थोड़ा कर ना सकता पैसा है? बांटता है। नहीं नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हो तुसी। तो नहीं, एजेंडा होवे जी, रिक्वेस्ट लेटर था ਹੋਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ 2015 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2016 ਦੱਸਿਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ पूरी दुनिया से कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान च नहीं चंडीगढ़ है इसका मतलब पानी और का रेट भी बढ़ नहीं 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 रेट नहीं बढ़ाना चाहिए आप बेतुकी बातें ना करें मैं बता रहा हूँ जो कि अभी अभी ये है और अब मुझे पता नहीं लेकिन जब मैं मेयर था तो 150 करोड़ रुपया कारपोरेशन पल्ले से डालती थी पानी में सब्सिडी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पे तो चले लेकिन आप घाटे में तो नहीं ना किसी को कर सकते तो मेरा सिर्फ ये जब सिर्फ आप प्रश्न है मेयर थे तब घाटा डल रहा नहीं, था नहीं, तब आप कर नहीं रहे डर रहा था, तब नहीं डर रहा था। आपने बढ़ाया रेट, हमने आपने बढ़ाए क्या रेट हमने बढ़ाए रेट ऐसा नहीं होता कोई रेट नहीं बढ़े थे पानी के तब आपने बतौर मेयर क्या कर लिया मैं जब बता रहा घाटे में था? हूँ मैं तब बता आपने रहा हूँ बतौर मेयर क्या कर लिया? 2016 में हमने नींव रखी पानी के उसकी 29 एमजेडी की 2019 में पूरा हुआ तो हमने रेट बढ़ाए हमने कहा अब शहर में 29 एमजेडी पानी आया हमने रेट रिवाइज किए मतलब कि लेकिन एकदम से कारपोरेशन घाटे में इनके टाइम से शुरू हो गई थी 150 करोड़ रुपए एकदम से रिकवर कर ले मतलब हम तो 500 करोड़ छोड़कर आए थे कांग्रेस ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ मैं ਕਰਨੇ बिल्कुल ये गलत दावे कर रहे हैं उससे पहले इन्हीं के वक्त की वो एफडीआर खत्म हो चुकी थी हमारे वक्त में कोई एफडीआर नहीं थी 2016 तक कोई एफडीआर नहीं थी 2004 में जब मैं मेयर थी सिर्फ 37 करोड़ का बजट और था आशी- और जब एक मिनट जब बजट बनता है ना जी ये सभी मेयरों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जब बजट बनता है उसमें प्लान हेड और नॉन प्लान दोनों हेड आते हैं सिर्फ जो प्लान हेड है वही सब लोग देखते हैं कि मेरी कमेटी में से ये पास हो जाए वो पास हो जाए उसके बाद जो नॉन प्लान का बजट होता है उसको कोई कभी नहीं देखा गया स्वाय मेरे टाइम पे अलग सी मीटिंग है मुझे बड़ा थ्रेट किया गया कि आप नहीं देख सकते इस बजट को और जब मैंने जिद करके उस बजट को देखा तो 37 करोड़ का प्लान हेड था और 37 करोड़ का वो पैसा निकाला जो पैसा इन्होंने दबा रखा था ओपनिंग बैलेंस में भी नहीं शो किया था मतलब तुम्हारी ड्यूटी ये भी बनती है कि अगर तूने बजट पेश किया है प्लान नॉन प्लान दोनों उसको देखा जाए उसके बाद कारपोरेशन गरीबी में नहीं आई वो इनके टाइम पे आई जैसा इन्होंने खुद बताया 150 करोड़ का देते रहे लेकिन मेरा कहने का मतलब प्लान को देखना अधिकारियों को ऊपर छोड़ देना हम वहाँ किस लिए बैठे हैं आप उनका काम के चेक करो आज जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इतना घटिया हो चुका है ये पेवर की बात करें पेवर के नीचे आप देखिए मलबा क्या लगा रहे हैं रेते पे चेपी जा रहे हैं और जब उसका वो गटका जो वेस्टेज है उसको पटक देते हैं मतलब कोई क्वालिटी चेक नहीं है कोई देखता नहीं है वेस्टेज अब एक मिनट और अभी जब पार्लियामेंट में मनीष जी बार बार हर एक क्वेश्चन लगा के वह पूछ रहे हैं और हर एक प्रश्न का जवाब नाम ही आ रहा है तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भी इधर तो कहा जाता है कि तुम्हारे मालकाना हक मिल गया जी हो गए जी ढोल भी बज गए लड्डू भी बट गए क्या हुआ तुम्हारे सामने है प्रॉपर्टी टैक्स इतना बढ़ गया प्राइवेटाइजेशन से आप बताएंगे कॉलोनियों में कितना मतलब कि शहर में तो शायद अभी बिजली नहीं लगी कॉलोनियों में सबसे पहले रामदुरा में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा लोगों के बिल कितने आ रहे हैं तो क्या सू साहब ये जो अफसरशाही है 3 साल के लिए यहाँ सिर्फ ऐश करने के लिए आते हैं या काम करने के लिए आपको लगता है भी कोई अफसरशाही ने कोई अच्छा शहर के लिए क्योंकि 15-20 साल वही मामले वही पेंडिंग पड़े हैं मालिकाना हक के लो या नहीं वहाँ ये कह रहे वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है लीज टू फ्री होल्ड लो या नीड बेस्ड चेंज लो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज दुकानदार इतना परेशान है इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो रही है सारी तो उसमें अब आगे क्या रोल रहेगा राजनीतिक पार्टियों का आगे इसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टमेटिकली करने के लिए अब मेरे इसमें 2-3 चीज़ें हैं जी नंबर 1 जो पंजाब हरियाणा से जो ऑफिसर्स आते हैं पीसीएस एससीएस ऑफिसर्स आते हैं मुझे लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन एक डीसी थे
अब ना उस वो डेजिग्नेशन से अपने आप नाम आ जाएगा कि जो अभी होम सेक्रेटरी हैं उनको शहर से लगाव था, उस शहर के थे, चाहे वो हरियाणा के ऑफिसर थे। तो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को पूरा जो है ऑनलाइन किया और ये अपना स्टेट ऑफिस को पूरा ऑनलाइन किया, लोगों को वहां जो करप्शन का अड्डा था उसको खत्म किया। एक बहुत महत्वपूर्ण काम शहर के लिए किया। मैं नहीं कहता 100% खत्म, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया। तो दूसरी चीज, जो निर्णय ये नहीं ले पाते जनता के हित में, जैसे जो कहा, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, और वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड आज मनीष तिवारी जी हाउस में उठा रहे हैं। उससे पहले 25 साल से बांसल साहब 25 साल से कांग्रेस भी कहती है और बीजेपी भी कहती है नहीं हो पा रही है। आपने जैसे कहा कि ये लॉन्ग पेंडिंग मुद्दे हैं, चाहे वो नीड बेस्ड चेंजेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री के मुद्दे हों, चाहे और कई मुद्दे हों, मालिकाना हक हो, लाल डोरे के बाहर की कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करना हो, ये सब चीजों पे मैं समझता हूं कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करना चाहता। कोई आगे बढ़ के जिस शहर को इसका लगाव होगा, तो मुझे एक लगता है आज इस शहर की 3rd 4th जनरेशन इस शहर में होगी है। हमारे बच्चे भी इंजीनियर है, हमारे बच्चे भी ऑफिसर है, तो एक ऐसा कैडर बनना चाहिए। अब ये पंजाब हरियाणा वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। चंडीगढ़ का अपना एक होंद होनी चाहिए, चंडीगढ़ का अपना एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वो जो लोग चंडीगढ़ से कंसर्न रखते हैं वही चंडीगढ़ को चलाएं, ना कि कोई बाहर के लोग चलाएं। वो तो अपनी स्टेट का भी इंटरेस्ट देखेंगे और अपना भी इंटरेस्ट देखेंगे। तो मेरा एक कहना है। दूसरा, एक हमारे वक्त में, मेरे वक्त में स्पेशली, और हरजिंदर जी कौर जी के वक्त में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका रिजल्ट भी निकला। एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी महीने में एक बार, सारे ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के और मेयर कमिश्नर हम लोग बैठते थे और सारे मुद्दे जो कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनमें चर्चा करते थे, और उसमें से कुछ रिजल्ट्स भी निकले। मैं नहीं कहूंगा यहाँ सूद साहब एक एडवाइजरी काउंसिल की बात कर लो, साल में 2 मीटिंग्स नहीं होती हैं, और उन लोगों को बीच में शामिल किया जो पंचकुला में रहते हैं, जिनका चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत हैरानगी वाली बात है। और उसके अंदर ये चीजें दिखाती हैं भी अफसरशाही कितनी इसके अंदर ये भी है जी। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं फिर भी देखिए, प्रशासन आपके पास आपके मेयर के पास या आपके काउंसिलर के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। प्रशासन के पास वो सारी पावरें हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पूरा और रूल करते हैं, वो किसी चीज में इंटरवीन कर सकते हैं, किसी भी एजेंडे को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं, किसी को भी अडॉप्ट कर सकते तो ये मानते हैं आप ही एडमिनिस्ट्रेशन हैं। भाई ये एक्ट में है, ये पूरा जोर है। नहीं, ये यहाँ नहीं है चंडीगढ़ में, ये पूरे पंजाब में भी है, हरियाणा में, पूरे देश भर में है। मैंने पहले जहां से बात शुरू की कि लोकल बॉडीज को नहीं है पावर्स, जो थर्ड गवर्नमेंट है उनके पास नहीं। अब मेरा ये मानना है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेशन की मीटिंगें होनी चाहिए। आप गवर्नर साहब से टाइम लीजिए, मिलना चाहिए सब लोगों को। वहां फिर पार्टी इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए, वहां पे सिर्फ बात शहर की करनी चाहिए। अब ये बात आ रही है कि 3/4, मैंने कहा 86, हमारे वक्त तो गरीबी रही नहीं। अब हमारी मेयर आई है, उसको उनके कारण से नहीं है गरीबी, वो तो जनवरी में बनी। 86,000 रुपया, उससे पहले कहाँ था पैसा, वो कहाँ गया पैसा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो साढ़े मेयर सी उदो भी तनख्वाह नहीं, तनख्वाह में देती जा रही थी। नहीं, तनख्वाह जाके अक्टूबर नवंबर में जाके क्राइसिस हुआ है। आपको आप जब आप मेयर बड़े थे, जनवरी फरवरी मार्च में क्राइसिस नहीं, वो तो आप पहले बोल रहे 150 करोड़। हमारे करप्शन से, आपके कुशासन के कारण से अक्टूबर नवंबर में जाके जो है वो कॉर्पोरेशन बैंकक्रप्ट हुई। ऐसा है मंजीत जी, एसीआर पावर होती है। पेपर्स कितने लगे हैं करोड़ों के, और कहाँ लगे हैं? करवाओ जी, पेवर की क्या, सफाई का भी कराओ, पार्किंग टैक्स का भी करवाओ, पता लगे कहाँ से कितनी करप्शन हुई है, पता तो लगे। एक बंदे को दे दिया काम, जिससे कि फोटो खिंचा ली। पहला मेयर साहब चले गए, फिर पार्टी के प्रधान जी चले गए जी, अपा जी गृह मंत्री साहब को फोटो खिंचा ली। गवर्नर साहब भी गवर्नर साहब तो होम किसके पास जाएंगे हम? नहीं, तो आप कह रहे हो हम भी तो उसी किसके पास जाएंगे हम? आप तो गृह मंत्री साहब के पास मिले, पर क्या मिला आज चंडीगढ़ की जनता को? क्या मिला? लोगों के टैक्स का पैसा हमसे करप्शन करके करके निगम का पैसा वेस्ट करते रहे, प्रशासन से निगम ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਬ ਨਹੀਂ था, ਅੱਜ कोई क्राइसिस नहीं था। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਵਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿखेगा भी 2016 से 2023 तक कोई क्राइसिस नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस। एक क्राइसिस हुआ तो 2024 में जाके अक्टूबर में 2016 ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜੀ? 2016 ਚ ਕੀ ਸੀ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ? उसका ਅੱਜ ਕੀ क्यों महंगाई बढ़ती तो रेट भी बढ़ते? क्राइसिस हो गए। नहीं, क्राइसिस गारंटी रेट तो उतनी है जी। गारंटी रेट क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ, आपको पता नहीं। 700 करोड़ हमारे वक्त 2016 में 350 ग्रांटेड एड आई थी सेंटर से, आज 625 करोड़ है। तो आपके टाइम में जब तनख्वाह जाती थी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय को, कितनी तनख्वाह जाती थी? आज 70 करोड़ तनख्वाह का खर्चा मंथली।
ऐसे नहीं बात होती। हम पैसे ले आने में फेल हो गए हैं तो हम डाल रहे हैं कुशासन, हम डाल रहे हैं भ्रष्टाचार। आप ले आते पैसे 2024 में। चलो कोई बात नहीं, हमारे आपके एमपी हैं, उन्होंने सारे वादे किए थे, वारे सारे कि मैं ये मालिकाना हक भी दूंगा, लाल डोरे के बाद लड्डू बांटते हैं। आप तो ढोल बजा के बांट कर आए थे, आपने लोगों को झूठ बोला, लड्डू बांटे, लोगों के गलों में जा जाके गलियों में लड्डू बांटे, ढोल बजाए इन लोगों ने। क्यों झूठ बोला आप लोगों ने? झूठ बोला आपने, गुमराह तो नहीं कर रहे। गुमराह आप भी पोल पर क्या खोल रहे हैं? मनीष तिवारी तो सड़क पे, मनीष तिवारी तो तुम्हारी पोल खोल रहा है कि तुमने झूठ कितना बोला है वहां पर पब्लिक में। मनीष तिवारी एमपी है, उनको जवाब देना होगा। उन्होंने जो वादे किए थे, अब एमपी है। अगर हमारे एमपी होते तो हम करते। आप जवाब दीजिए। आप वहां जाके ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मालिकाना हक देने जा रहे हैं, उसमें अपना वो कह देते हैं अभी तक तो अंडर कंसिडरेशन हो गया। कुछ भी नहीं, ना ऐसा नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं। बोला कि अभी तक हमारे पास कोई फाइल ही नहीं आई है और आप लड्डू बांट रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो पब्लिक में जा जाके। सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, आप बताइए आपने लड्डू, आप ये बताओ आपने लड्डू क्यों बांटे? मालिकाना हक जो है, आपने लड्डू क्यों बांटे? आप लड्डू क्यों बांटा? आप लड्डू क्यों? सर्वे हुआ कि नहीं हुआ सारी कॉलोनियों का? नहीं हुआ। जब आपके बिल्कुल हुआ, नहीं हुआ जी, झूठ बोल रहे हैं। आपने लोगों को बगैर सील कर दिए, आपने लोगों को सील कर दिए। सारी कॉलोनियों में कागज जमा कराए लोगों ने। उसके बाद बात यहाँ पे अटकी कि आप अपना इसकी जो कमेटी बनी, उसने कहा कि आपको जो जितनी भी वायलेशंस है वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कारण से हटानी पड़ेगी। अब 2 इशू है, तो लोगों ने कहा कि हम ये रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो नीड बेस्ड चेंज उनको पैसे लो। नीड बेस्ड चेंज 3 मंजिलों के ऊपर 2 मंजिलें नीड बेस्ड चेंज नहीं है। है ही नहीं, 5 मंजिल दिखाओ, है ही नहीं। 37 की आप 5 मंजिली नहीं है जी, मैं दिखाता हूँ। 37 टेनेमेंट है, वो टेनेमेंट है। जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज है, कहाँ पर है 5-5 मंजिली? सिर्फ 2-2। आपने रोका नहीं उन लोगों को। आज वो लोग अगर कहीं उनको भुगतना पड़ रहा है तो आपकी वजह से पड़ रहा है। लैक ऑफ इनको एक्सपीरियंस की तो कमी है, जो नहीं चला पाए, नई सिस्टम को देख पाए। अफसरों ने जो करा, इन्होंने उस पर सहमति करते हैं। अगर उसको कंट्रोल कर लेते तो ये चीजें ना आती। अगर हमने करा तो हमने उसमें पैसे निकाल के बचा के अच्छा काम करके दिखाया। हमारे टाइम पे चंडीगढ़ नंबर 1 पे आता था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ACR पावर होती है ना, ACR पावर मैंने अपने टाइम पे शुरू की थी, लिखी मैंने। इंडिया के सुनो, एक मिनट सुन लो। मैंने इंडिया के सारे एक्टों को पढ़ा, कारपोरेशन के एक्टों को पढ़ा, और उसके बाद मैंने एक पूरी फाइल बनाई। फाइल बना के मैंने कहा कि मुझे ACR पावर चाहिए। किसकी चाहिए? तो मैंने कहा मुझे कमिश्नर की ACR पावर चाहिए। क्यों चाहिए? रीजन भी कि आज हमारा कमिश्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा मानता है, कारपोरेशन की नहीं मानता। उसकी जो वफादारी है वो प्रशासन के प्रति ज्यादा होती, नगर निगम के प्रति नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ACR वो लिखेगा। जिस दिन ACR कारपोरेशन का मेयर लिखेगा, उस दिन इसके ये जो अधिकारी है वो कॉर्पोरेशन के प्रति वही तो हम बात कह रहे हैं। भी पावर जो है, 1 मिनट है, लेकिन उसमें क्या हुआ, किस बात पे जाके अटके? उन्होंने कहा आप कमिश्नर की पावर ACR मत मांगो। ये जब यहाँ पर एक पंचायती राज की मीटिंग हुई थी शिवालिक में, मैं भी उसमें गई थी, तो तब ये बात हुई थी। मैंने कहा ACR की पावर मुझे कमिश्नर की चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये करूंगी तो निचले ऑफिसर ऑटोमेटिकली सही काम करेंगे अगर ACR की पावर हमारे पास होगी तो। उन्होंने कहा आप इसकी मत लो, आप इनसे नीचे वाले के ले लो। मगर क्यों? मुझे ACR पावर कमिश्नर की चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नीचे सारा सिस्टम बदल जाएगा। तो फिर उन्होंने घुमाई फाइल, ऑफिसर है ना, दिमाग उनका ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने क्या करा, ACR की पावर लिखने के लिए कमिश्नर से कमेंट मांग रहे हैं कि भैया आप बताओ ये पावर दें कि नहीं। मगर आप तो चोर से पूछ रहे हो, चोर को बताइए तेरे लिए हम लोग ये कानून बनाए कि ना बनाए, कैसे हो जाएगा? अगर फाइल आज भी, मैं ये कहती हूँ, अगर वो फाइल निकाल के आज भी उसको आगे बढ़ा लें तो ACR पावर मिल जाएगी। जो भी कमिश्नर होगा वो तुम्हारे अंडर कंट्रोल होगा, सिस्टम सारे तुम अच्छी तरीके से देखभाल के चला सकते हो। अगर नहीं होगा तो हमें कहीं नहीं है। अगर हम उसको जो अब इनकी सरकार ऊपर से नीचे तक है, बड़ी पावरफुल सरकार मानते हैं, तो करवा दो इसको। कुल मिला के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ RLA ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ। एक मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट आप बता दें कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो हावी है उसको लेकर के आप कमेंट। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो, मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन का तो काम होता है अपनी बात को मनवाना, लेकिन हम पब्लिक के नुमाइंदे, हम उनके नुमाइंदे नहीं है। ठीक है, हमें पब्लिक के हित में जो फैसला लेना होता है उसको कन्विंस करके वो मनवाना चाहिए बस।
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪ क्या ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਏਸੀਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਓ। मैं नहीं कहना, मैं ही कहना आप ना ऐसी बात करके अरुण जी गलत बात है। मैं ये मैं फाइल मूव कराई सी नहीं हुई, मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनसे आप लो मैं चैलेंज ही नहीं कर रही जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ प्रशासन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ही नहीं रहा, ताई इतना करप्ट हो चुका है। एसीआर पावर हो सकती है जी, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ देखो जी इन्ना झूठ बोल के ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਲੈ ਮਕਾਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਘਰ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੀਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਝਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। RLA ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ RLA ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, RLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ RLA ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ RLA ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ RLA ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ RLA, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੰਡ ਹੋ जाएगा और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं जाएगा, चंडीगढ़ का पैसा चंडीगढ़ से रहेगा। क्या लोगों के जीते हुए नुमाइंदे अपनी बात सरकार तक रखने में, उसे कामयाब करने में होंगे, सक्सेसफुल होंगे, आपको लगता है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। UTs ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 3-4 ਫੋਲ ਟੈਕਸ बढ़ाना ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਔਰ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ जो टैक्स लगाया उन्होंने लगवाया, ये बता रहे हैं ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ RLA ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ RLA ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਿਆਰ ਦੇ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, दमनप्रीत जी, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋ दमनप्रीत जी की क्या कहना चाहोगे? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ क्या ਦੀ अफसर इसी चीज का फायदा उठा ਬਿਲकुਲ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कहा ਨਹੀਂ ऐसे पता। तो अफसरों को एक मौका मिल जाता है, ऑल अफसरों को मौका मिल जाता है ਬਿਲकुਲ बांटो और राज करो। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, क्या ये सच्चाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੋਮੀਨਲ ਜਾਂ ਰੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ reject ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ reject ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਕਢਾਓ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋਮੀਨਲ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। Withdraw ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ reject ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਡਰੋ ਨਾ ਕਰਦੇ। इतना ही टाइम हमें मिल रहा है, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दिन भर, ये हमने चर्चा की किस तरह प्रशासन यहाँ चंडीगढ़ में हावी है। सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी। दिन भर देखने के लिए आपका धन्यवाद।